हेलो स्टूडेंट, आज हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास को हम 4 भाग में बांटकर उसको संक्षेप में उसको अध्ययन करेंगे, जानेंगे उसमें कौन कौन सी घटना घटित हुई है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं मानव की उत्पत्ति से। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, अब उसके आगे का मैं बताऊँगा। तो 4 भाग कौन कौन सा है, पहले चारों भागों का नाम पहले जान लीजिए। देखिए, पहला भाग हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये होता है, इस काल में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक इसके बारे में जानकारी जो प्राप्त करते हैं वो उत्खनन के द्वारा जो वस्तु मिलता है उसी का अध्ययन करके वैज्ञानिक इस काल के बारे में घटनाओं का अनुमान लगाते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका प्राचीन कालीन इतिहास। प्राचीन कालीन इतिहास में भी 2 भाग है। एक हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है इस समय जो दस्तावेज मिला हुआ है, जो लिखित सामग्री मिला हुआ है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और प्राचीन कालीन इतिहास का मतलब हो जाएगा इस समय लेखन कला का विकास हो गया था और इस समय का लिखा हुआ साहित्य हमें उपलब्ध है, मिलता है, उसका लोग अध्ययन भी करते हैं। उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास उसके आगे का भाग है। फिर उसके बाद चौथा हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम आज तक की घटनाओं को उसमें जोड़ सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। इसी में मैं प्राचीन काल भी लिख दूंगा, प्राचीन कालीन इतिहास। इसमें 3 भाग हो गया आपका, 2 भाग इसको। और तीसरा लिख लीजिए मध्यकालीन इतिहास। इसका समय भी लिखना है तो लिख लीजिए। प्राचीन कालीन इतिहास जो है जब से लेखन कला का विकास हो जाएगा तब से माना जाएगा, यानी कि 1200 BD से 700 AD। इसके बाद आपका हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसको नोट्स करते रहिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसके उसको नोट करते रहिए। मध्यकालीन इतिहास, इसका समय काल भारत के हिसाब से अगर निर्धारित करेंगे तो 700 के बाद, यानी कि जब हर्षवर्धन काल के बाद का समय माना जाता है भारत में। 700 AD से इसका जो है भारत में, अगर आप भारत के संदर्भ में अगर आधुनिक के बारे में जानेंगे तो हो जाएगा आपका जब अंग्रेज भारत में आए और जो पहला युद्ध किए थे 1757 की प्लासी का युद्ध जो हुआ था, तो हम इसको लिख देंगे 1750 लिख दीजिए AD। इसके बाद आ जाएगा आपका आधुनिक कालीन इतिहास। आधुनिक लिख दीजिए, आधुनिक काल। कालीन इतिहास। इसका दूसरा हो जाएगा आपका होमोनाइड। होमिनाइड। होमिनिड जो था ये जो है 2 पैर पर चलता था, और होमिनाइड जो था ये 4 पैर पर चलता था। और इसका मस्तिष्क जो है थोड़ा बड़ा था, विकसित था, और इसका मस्तिष्क जो है छोटा रह गया, छोटा था, कम विकसित था।
इसलिए यही जो प्रजाति है आगे विकास कर मानव का रूप धारण कर लिया। इसके बाद ये आगे चलकर इसका सबसे पहला कंकाल हमें मिला है अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस कंकाल मिला था लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व। 56 लाख BD, बिफोर डे। BD और ED का मतलब समझ लीजिए। BD का अर्थ होता है बिफोर डे और AD का मतलब होता है आफ्टर डे। मतलब जो सन का शुरुआत है ईसा मसीह के जन्म से साथ माना जाता है। जैसे इस समय 2023 चल रहा है, 2024 चल रहा है, यानी 2400 वर्ष बीत गया, 2400 वर्ष आगे आ गया। उसी तरह अगर हम पीछे जाएंगे तो उसमें जो है BD जोड़ते जाएंगे, यानी बिफोर डे। तो 56 लाख BD। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ साथ इसका भी कई उपजाति हुआ, लेकिन उसमें से जो आधुनिक मानव का जो कंकाल मिला, जो माना जाता है कि यही मानव का आधुनिक रूप है, वो होमो सैपियंस था। कौन सा रूप था इसका? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। होमो सैपियंस ये इसका जो कंकाल मिला था, जो इसका कंकाल मिला माना जाता है कि 10 लाख पुराना है ये। अब इसके बाद हम जानेंगे इसमें कौन कौन सा काल आ जाएगा। इसमें कई काल आ जाएगा आपका। पाषाण काल आ जाएगा, कांस्यकालीन सभ्यता हो जाएगा और लौह सभ्यता भी इसमें आ जाएगा। तो हम इसमें मुख्यतः 2 भाग बांट कर अध्ययन करेंगे, पाषाण काल पाषाण काल। पाषाण काल में भी 2 भाग है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, और अगर बीच का क्षेत्र पकड़ेंगे तो हो जाएगा मध्य पाषाण काल। 3 भाग में बांट कर इनको लिखते हैं। इसको हो जाएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसका जो है तिथि जो है आप लिख लीजिए 10 लाख से लेकर BD से आपका हो जाएगा 12,000 BD तक पूरा पाषाण काल। जैसे इसका नाम रखा है पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि इस काल में मानव जो है पत्थर का इस्तेमाल करता था। पत्थर का इस्तेमाल क्यों करता था? शिकार करने के लिए, क्योंकि मनुष्य जो है पत्थर को नुकीला बनाकर उसी से शिकार करता था। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जो है पहले जो है पूरा पाषाण काल से पहले जो है शिकार नहीं करता था वो, बल्कि जो शव मिलता था मरे हुए जानवर का, जैसे कोई जानवर अगर किसी जंतु को खाया, उसको छोड़ दिया उसका लाश, तो ये लोग उसको खाते थे, यानी एक तरह से अपमार्जक का काम करते थे। लेकिन बाद में पूरा पाषाण काल में क्या करने लगे? शिकार करना सीख गए थे, शिकार करने लगे। इस काल में कौन कौन सा काम करते थे? शिकार करते थे, शिकार करना, शिकार करते थे, और आग जलाना भी जान गए थे। अच्छा, आग जलाने से क्या इनको फायदा हुई? आग की खोज लिखिए, आग जलाना जाने, आग के बारे में जानकारी। अच्छा, आगों के बारे में इनको जब जानकारी हो गई तो ये जो है सुरक्षित ढंग से रहने लगे, क्योंकि आग जलाने से इनका क्या होने लगा? रक्षा होने लगा। जब आग जलाकर बैठेंगे एक जगह तो कोई जंगली जानवर हमला नहीं करेगा। इसके बाद जब और समय बीतता गया तो इसके बाद आ जाएगा मध्य पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल, इसको संक्रमण का भी काल कह सकते हैं पाषाण युगीन सभ्यता में। इसका जो समय है 12,000 BD से और 7,000 BD। इस काल में क्या हुआ, इस काल में मानव जो है खेती करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि खेती करना सीख गया। खेती का विकास लिख लीजिए इसमें। खेती करना शुरू कर दिया। और इसके बाद आपका आ जाएगा नवपाषाण काल। इसका जो समय है वही इसके बाद लिख लीजिए 7,000 BD से पत्थर का प्रयोग मानव जो है मोहनजोदड़ो के काल में सिंधु घाटी सभ्यता में भी करता था। उस समय भी पत्थर का औजार मिला था, तो इसलिए हम उस काल को भी इसमें जोड़ लेंगे। इसको लिख दीजिए आप हैं लगभग 2000 BD तक। 2000 BD लिख सकते हैं। देखिए तिथि का निर्धारण जो है सटीक नहीं होता है, क्योंकि इतिहासकार जो तिथि बताते हैं इसके आगे पीछे में सा रहता है। किसी किताब में कुछ लिखा है, किसी किताब में कुछ लिखा है, इसलिए हम एक मोटा तौर पर एक बीच का रास्ता पकड़ के चलते हैं कौन सा रहेगा। इसके बाद नवपाषाण काल में एक काम और हुआ, जैसे कि खेती जो है बड़े पैमाने पर होने लगी और मानव में धीरे धीरे स्थायीपन आने लगा। पहले मानव क्या करता था, घूमता था जंगल इधर उधर शिकार के तलाश में, अपने भोजन के तलाश में। लेकिन जब खेती का विकास हो गया तो उससे क्या हुआ, मानव अपना साल भर का भोजन इकट्ठा कर लेता था, जिसकी वजह से मानव भोजन के लिए भटकना बंद कर दिया और एक जगह बैठने लगा। बैठने का मतलब ये है कि अपने परिवार में समय बिताने लगा, अपने समाज में समय बिताने लगा, क्योंकि मानव उस समय भी झुंड में रहता था। जब एक जगह ये लोग बैठने लगे तो इनके बीच में क्या हुआ है, इनका दिमाग जो है और विकसित होने लगा, चिंतनशील हो गए, सोचने लगे, कल्पना करने लगे, जिसकी वजह से इसमें इनके अंदर जो है बहुत अधिक तीव्र गति से बदलाव आएगा। अब इसके बाद अब देखेंगे सभ्यता का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसी समय पहिए का भी खोज हो गया था। पहिए का प्रयोग लिख लीजिए, पहिए का प्रयोग। और सभ्यता का निर्माण लिख लीजिए, सभ्यता का निर्माण शुरू हो गया। भाषा का विकास तो पहले ही हो गया था, लेकिन शब्द बहुत कम था। लेकिन जब नवपाषाण काल आया तो इसमें जो है भाषा का भी विकास होना शुरू हो गया था। भाषा यानी बोलने की कला, लिखने का विकास लेकिन नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें कुछ छूटा है, इसमें जान लीजिए धर्म के बारे में थोड़ा सा, कि धर्म में मतलब मानव क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे कि नहीं। देखिए उस समय क्या होता था, जैसे बिजली चमकता था, वर्षा होता था, तो मानव डर जाता था, और डरने की वजह से वो जो है थोड़ा सा पूजा पाठ पर ध्यान करने लगा, टोना टोटका करने लगा। इसलिए देखेंगे उस समय प्राचीन काल का चित्र भी आपको मिल जाएगा गुफा में, जो कि पाषाण कालीन युग का चित्र है, मतलब पाषाण काल में मानव उसको बनाया था। तो जो गुफा में जो चित्र मिला हुआ है, वो चित्र बनाने का मतलब क्या है, मानव चित्र बनाता था इसलिए मतलब कि वो एक तरह से आराधना करता था, इसलिए गुफा में चित्र बनाता था। उसको हम धर्म से जोड़ सकते हैं, जो गुफा में चित्र मिला हुआ है। फिर चलिए देखिए आज ऐतिहासिक काल और प्राचीन कालीन इतिहास, इसमें हम दोनों लिखेंगे एक तरफ से। तो पहले हम लिखेंगे सबसे पुराना अभी तक जो ज्ञात हुआ है कौन सी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया कहाँ पड़ता है? मेसोपोटामिया जो है आधुनिक समय में अगर जाएंगे तो इराक देश जो है वही है, इराक। इराक है और मेसोपोटामिया, इराक में नदी बहती है दजला फरात, उसी नदी के किनारे सभ्यता जो है विकसित हुई थी, इराक। इसका समय जो है, इसका समय आप लिख सकते हैं 5000 BD, 5000 BD से 200 BD तक रहा यह सभ्यता। बाद में इसके बाद इस पर रोम अपना अधिकार जमा लिया था 200 BD तक। 5000 पहले शुरू हुआ था और 2000 ईसा पूर्व जो है इस पर रोम का अधिकार हो गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस सभ्यता की क्या देन है? जो लेखन कला का विकास हुआ था, लिखने की कला, इसी सभ्यता की देन है। इसी सभ्यता में सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ था 1200 ईसा पूर्व। तो इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, लेखन कला का विकास। देखिए एक बात है, अब सभ्यता के साथ साथ जो है गांव का निर्माण होने लगा, शहर का निर्माण होने लगा, मानव जगह बसने लगा, अपना सामान खरीदने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करने लगा, मतलब वस्तु का अदला बदली करने लगा। एक तरह से पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया। और उसके साथ साथ जैसे होता है ना, राजतंत्र भी आने लगा, प्रजातंत्र भी आया। इसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगा, इसके बाद मिस्र की सभ्यता इसमें आ जाएगा। मिस्र की सभ्यता भी इतना ही पुरानी है, लगभग 5000 BD लिख लीजिए इसको भी। BD से ये भी लगभग इसी समय था। इसके बाद इस पर दूसरा भी अधिकार कर लिया था। लिखना है तो लिख लीजिए यहीं 200 BD, तो मत लिखिए। मिस्र की सभ्यता, अच्छा मिस्र की सभ्यता का क्या देना है? मिस्र की सभ्यता में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तो इनका जो स्थापत्य कला बहुत उन्नत दशा में था। जो गीजा का पिरामिड है उसी समय निर्माण हुआ था, ईसा के 3000 वर्ष पूर्व। वहाँ के फारो राजा थे, फारो वही निर्माण करवाए थे। और उस समय का ज्ञान विज्ञान और चिकित्सा भी बहुत उन्नत था, क्योंकि उस समय जो है मिस्रवासी जो है शौध अपनाने की प्रक्रिया जो है जान गए थे, शव को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया जान गए थे। वो शव में केमिकल लगाकर शव को जो है सुरक्षित रख लेते थे, लंबे समय तक शव सुरक्षित रहता था। क्योंकि जो पिरामिड में जो मम्मी प्राप्त हुई है वो भी शव आज भी ठीक ठाक हालत में पाई जाती है। इसलिए इससे पता चलता था कि मिस्रवासी जो है रसायन शास्त्र के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते थे। स्थापत्य कला उन्नत, या गीजा का पिरामिड लिख लीजिए याद रखने के लिए, गीजा का पिरामिड। इसके बाद अगर यूरोप महाद्वीप में जाएंगे तो वहाँ पर और दो सभ्यता पनप रही थी। एक हो जाएगा आपका यूनान की सभ्यता। यूनान की सभ्यता, यूनान की सभ्यता ये भी माना जाता है बहुत पुराना, लेकिन इसको लिख लीजिए 3000। तो चलिए इसके बारे में पहले हम लिख लेते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक कला
विज्ञान साहित्य उन्नति पहला विज्ञान साहित्य उन्नति प्रसिद्ध दार्शनिक आपके हो जाएंगे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु इत्यादि थे। इतिहास का पिता हेरोडोटस यहीं पर हुए थे, इतिहास के पिता। इतिहास के पिता हेरोडोटस का जन्म यहीं पर हुआ था। हेरोडोटस इसके बाद हम जानेंगे अपने भारत के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वर्तमान में भारत और पाकिस्तान का हिस्सा पड़ता है। इसका जो है काल जो है निर्धारण है 2500 बीडी से 1500 बीडी तक। इस सभ्यता के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपका भारत में आ जाएगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता इसको हिंदू सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म की शुरुआत यहीं से हुई थी। हिंदू सभ्यता इसका काल निर्धारण है आपका 1500 बीडी से 700 बीडी तक या 600 बीडी तक लिख सकते हैं इसको। वैदिक सभ्यता की क्या देन है? वैदिक सभ्यता यानी वही भारत से संबंधित है। वेदों का निर्माण इसी समय हुआ था, वेदों की रचना की गई थी। वेदों की रचना महाभारत और रामायण घटना जो हुआ था इसी समय हुआ था, इसलिए इसको भी लिख लेते हैं महाभारत काल और रामायण। वैदिक सभ्यता में जो जाति था कर्म पर आधारित था, लेकिन बाद में आगे चलकर वो जो है जन्म पर आधारित हो गया था। और वेदों में जो है इसके बाद हम आगे देखेंगे, इसमें आपका 16 महाजनपद हो जाएगा। 16 महाजनपद लिख दीजिए केवल महाजनपद इतिहास में आ जाएगा। इसके बाद बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ था, बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म। भारत संबंधित एक और साम्राज्य का एक और शासक प्रसिद्ध हुए थे, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था अशोक था। इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपका मौर्य वंश, कुषाण वंश भी आ जाएगा इसके बाद इसी में। गुप्त वंश का भी अध्ययन किया जाता है। हर्षवर्धन का भी अध्ययन इसी में आ जाएगा करना। उस समय का जो भी घटना चक्र था, सभी वंश का अध्ययन इसी समय किया जाएगा। गुप्त वंश, हर्षवर्धन, कालीन इतिहास, हर्षवर्धन काल इसमें लिखते हैं। गुप्त वंश, हर्षवर्धन वंश। इसके बाद अगर हम यूरोप में जाएंगे तो यूनान की सभ्यता था, रोम की सभ्यता का भी विकास हुआ था। रोम की सभ्यता जो है, इसका काल आप लिख लीजिए 2000 से 2000 BD से आपका इसमें आगे भी है 200 AD आफ्टर डे। रोम की सभ्यता, ये सभ्यता जो है इटली में पड़ता है, जो आधुनिक देश इटली इस समय है, वहीं पर ये सभ्यता जो है विकसित हुई थी। अच्छा, रोम की सभ्यता का सबसे बड़ा खासियत है इसका स्थापत्य कला। रोम ने जो है गुंबद निर्माण की कला, मीनार बनाने की कला, छज्जा की कला, जो भवन निर्माण की कला होती है, यहीं पर विकसित हुई थी। और लिख लीजिए इसको, स्थापत्य कला उन्नत थी। स्थापत्य कला उन्नत थी। ईसाई धर्म का प्रचार, रोम की सभ्यता ने ईसाई धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया और पूरे विश्व में ईसाई धर्म को फैलाया। इसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। देखिए, प्राचीन कालीन जो इतिहास है अपने उत्तर काल में विकसित अवस्था में थे। बड़ा बड़ा शहर का स्थापना हो गया था, व्यापार भी अच्छे से चल रहा था। वहाँ में क्या हुआ, उस समय विदेशी आक्रमणकारियों का दौर आ गया और बाहरी लोग, विदेशी लोग आक्रमण करने लगे, जिसकी वजह से सभ्यता जो है धीरे धीरे बर्बाद होने लगी, नष्ट होने लगी। जो शहर है नष्ट होने लगा। शहर नष्ट होने का एक कारण है कि उस समय जो शहर में रक्षा करने वाले जो सैनिक होते थे, वे सब भाड़े के होते थे और वो शहर का रक्षा नहीं कर पाते थे अच्छे से, जिसकी वजह से ये सभ्यता अपना जो है अस्तित्व खोने लगी। और जो साम्राज्य का रूप लिया हुआ था, जैसे यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, ये सब साम्राज्य का रूप ले लिया था, बहुत बड़ा देश हो गया था। लेकिन बाद में उसी समय सब अपना आज़ाद होने लगे और छोटे छोटे राज्यों में बंट गए और वहीं से सामंतवाद की शुरुआत हुई। सामंतवाद का उदय, इसको हम लिख लेते हैं, सामंतवाद का उदय।
सामंतवाद का उदय। सामंतवाद का उदय, सामंत का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक खेत रहेगा और वो खेती जो है दूसरे व्यक्ति से करवाएगा, और जो राजा रहेगा इसी पर आश्रित रहेगा, क्योंकि सामंतवादी जो होते थे राजा को लड़ने के लिए सैनिक उपलब्ध कराते थे और राजा को शासन करने में सहयोग करते थे। कहीं कहीं तो सामंत जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे, वहाँ पर राजा कमज़ोर हो गए थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय शक्ति है वो समाप्त हो गई और सामंतवाद का उदय होने लगा। और ये जो सामंतवाद है पूरे विश्व में सामंतवाद का उदय हुआ, भारत में भी हुआ, यूरोप में भी हुआ। तो इसके बाद जो है विकास अवरुद्ध हो जाएगा, विकास का काम जो है बहुत धीमे गति से होगा। इसी समय इस्लाम धर्म का भी उदय हो गया था। इस्लाम धर्म का उदय लिख लीजिए। इस्लाम का उदय, इस्लाम का उदय और इस समय जो है इस्लाम का उदय हो गया तो ये लोग अपना धर्म प्रचार करने के लिए कई देशों के साथ युद्ध किए। इस समय कई धर्म युद्ध भी हुआ था। धर्म युद्ध इस्लाम और ईसाई के, इस्लाम और ईसाई धर्म युद्ध में कौन शामिल होते? इस्लाम और ईसाई लोग। इस्लाम और ईसाई। भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत में भी उस समय छोटे छोटे राज्य उदय हो गए थे। राजपूतकालीन युग आया था, जैसे परमार वंश, गढ़वाल वंश, चंदेल वंश, ये सब छोटे छोटे राज्य थे। उसी तरह दक्षिण भारत में भी छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। तो लेकिन बाद में जब विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ तो फिर जो है बड़े बड़े वंश, बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसमें हम 2-3 वंश का नाम लिख लेते हैं। गुलाम वंश या सल्तनतकालीन 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 समय गुलाम वंश, गुलाम वंश। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो इसमें एक और बड़ा जो है राज्य स्थापित हुआ था, मुगल वंश। मेन वंश का हम नाम लिख रहे हैं, इसमें है बहुत सा वंश। मुगल वंश, मुगल वंश। इसमें लिखना है तो लिख लीजिए राजपूतकालीन वंश। राजपूत काल भी लिख सकते हैं, राजपूत काल, राजपूत वंश लिख दीजिए। राजपूत वंश का मतलब इसमें कई वंश आ जाएगा, गढ़वाल वंश, चंदेल वंश, परमार वंश। ये हो गया भारत के संदर्भ में। और उसी तरह पूरे विश्व में ही सामंतवाद का उदय हो गया था, मतलब केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई थी, छोटे छोटे राज्य जो है उदय हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो तीव्र गति से विकास हो रहा था धर्म का नहीं, मतलब धर्म का विकास इसमें ज़्यादा हुआ। धर्म के लिए लोग लड़ रहे थे आपस में एक दूसरे से। यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में जो है ईसाई धर्म जो है कट्टर होती गई। लोग जो है सोचना समझना बंद कर दिए, धर्म पर पूरी तरह से आश्रित हो गए, जिससे क्या हुआ, धर्म पर आश्रित हो जाने की वजह से विकास होना बंद हो गया। फिर आगे चलकर पुनर्जागरण हुआ, तब जाकर लोग जो है सोचना समझना शुरू किए और नए नए चीज़ों का आविष्कार किए।
पुनर्जागरण हुआ कैसे है, और उसके आगे बारे में देखें, आगे के बारे में जानेंगे। पुनर्जागरण 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 का आरंभ जो है माना जाता है कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण से 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी पुनर्जागरण होने का कई कारण है। इसमें धर्म युद्ध का भी योगदान है। जैसे उस समय क्या हो रहा था, इस्लाम और ईसाई के विरुद्ध जो है धर्म युद्ध हो रहा था। धर्म युद्ध होने की वजह से क्या हुआ, पूरब के लोग जो है, पूरब के बारे में जानकारी उनको मिला, यूरोप के लोगों को पूरब के लोगों के बारे में जानकारी मिला। और उसके साथ साथ एक और युद्ध कारण है कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण। कुस्तुनतुनिया जो है उस समय रोम की सभ्यता का केंद्र बिंदु था, और वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान जो है रहते थे। ईसाई धर्म का वो केंद्र था। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हो गया तो उन्होंने क्या किया, उनके धर्म संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, शहर को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले विद्वान जो है भाग गए। वहाँ से भाग कर यूरोप के अन्य जगह देश में जाकर बच गए, अपने साथ अपना किताब भी लेकर गए थे। 15वीं शताब्दी, इसके बाद औद्योगिकरण का युग हुआ। औद्योगिकरण 18वीं शताब्दी। औद्योगिकरण का सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी में। नए नए चीज़ों का आविष्कार, नए नए वस्तुओं का आविष्कार, अच्छा, इसके बाद जो है इस काल में नए नए वस्तुओं का आविष्कार होने लगा, क्योंकि ज्ञान विज्ञान जो है पुनः तरक्की करने लगा था, प्रगति करने लगा था। इस समय देखिए अमेरिका भी स्वतंत्र हो गया था। पहले जो है, पहले उपनिवेशीकरण लिखेंगे, इसमें पढ़ेंगे अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका की स्वतंत्रता ईस्वी अंग्रेजी भारत पर अंग्रेजों का अधिकार। अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था, भारत को अपना गुलाम बना लिया था। ये भी घटना इसी में हम जोड़ेंगे। फ्रांस की क्रांति भी हुई थी, जो कि आगे पढ़ाएंगे। फ्रांस की क्रांति यूरोप में राष्ट्रवाद का भाव आ गया था, हर देश जो है स्वतंत्र होने लगा था। यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बाद रूस की क्रांति हुई थी इसी समय। रूस की क्रांति, और यूरोप में 2 विश्व युद्ध लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। इसको भी लिख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध,
1914 से 1918 द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था इसी समय। उन्नीस सौ उनतालीस से 1945।